हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए एक आज अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ के ऊपर चर्चा हम लोग करें, क्योंकि ज़रूरी है। आज कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से अलग नहीं रह सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को एनालाइज करना, उसका विश्लेषण करना, उसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली दोस्तों G7 की बैठक हो रही इटली में। इटली में हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी गए हुए हैं। निश्चित तौर पर भारत का एक रिकॉग्निशन है, वो बढ़ रहा है और बढ़ना भी चाहिए। एक नागरिक होने के नाते इस देश का हमारे हर फोरम पर, जो भी अंतर्राष्ट्रीय फोरम है, वहाँ रिकॉग्निशन, हमारी वहाँ बात सुनी जाए, ये सबकी इच्छा भी है और इच्छा होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल कुछ दूसरा है इसके बारे में चर्चा करने के पीछे। वो ये है कि G7 की वहाँ चर्चा हो रही है। G7 में आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उनका एक समूह है, या ये कहें कि एक ऐसा मोनोपोली है कुछ देशों का, वो पूरे विश्व को एक तरह से चलाता है। ये उन लोगों का समूह है, इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनका। और वो डिसाइड करते हैं, और या हम यूं कहें आपसे, निश्चित तौर पर उसका एक मैनिफेस्टो है, एक सिद्धांत है, लेकिन जो दिखता है वही होता नहीं है। इस चीज को आप समझिए। उसमें कुछ इनवाइटी कंट्रीज को भी बुलाया गया, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को भी बुलाया गया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया गया। निश्चित तौर पर ये एक अच्छी बात है, लेकिन समझने वाली एक दो चीजें वहां हैं कि यूक्रेन रशिया का जो वॉर चल रहा है उसमें कंट्रीब्यूशन देने की भी बात वहां हुई। वहां ये भी बात हुई कि जो अफ्रीका से माइग्रेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे। इन दोनों चीजों को आप समझिए। जो मैं कह रहा हूं कि जो कहा जाता है वो होता नहीं है, उसके तह में जा करके जब आप समझिएगा चीजों को, उसका एनालिसिस करिएगा, तब चीजें आपके सामने आ पाती हैं कि आखिर रियल इंटेंशन क्या है। आप जानते हैं दोस्तों कि आज जो कोल्ड वॉर के समय में जो विचारधारा की लड़ाई चल रही थी, कैपिटलिज्म बनाम कम्युनिज्म, वो नहीं है। आज इसे क्या कहते हैं? वॉल स्ट्रीट कंसेंसस कहते हैं। और वॉल स्ट्रीट कंसेंसस क्या है? मतलब ये भी एक कैपिटलिज्म का वर्जन ही है। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जो है, पूंजीवादी जो विचारधारा है, वो एक नए रूप में, जिसको आप ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, उस रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है। ये फिनांस कैपिटल, जो वित्तीय पूंजी है, उससे ऊपर जाती हुई दिख रही है। और ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि कैपिटलिज्म या इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म, जो हम पीछे के भी वीडियो में बात किए हैं कि क्या कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया, क्या इंपीरियलिज्म खत्म हो गया, या नए फॉर्म या शेप में अपने आप को ढाल करके एक वैचारिक कवर में अपने आप को लिपटा करके उन देशों की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है जो शुरू से इंपीरियलिस्ट रहे हैं, जो शुरू से साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी रहे हैं। और उनका हमेशा से ये टारगेट रहा है कि जो कमजोर, जो पिछड़े देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ के रॉ मटेरियल्स, नेचुरल जो वहाँ का मटेरियल्स है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका दोहन करना, और साथ ही साथ उसका दोहन करके उससे नया प्रोडक्ट बना के उन्हीं के मार्केट में बेचना। ये हमेशा से उनका इंटेंशन रहा है। लेकिन उस इंटेंशन को वो लोग कभी भी सामने दिखने नहीं देते।
बड़े चालाक तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से उसका पैकेजिंग, रीपैकेजिंग किया जाता है। आजकल वो किस रूप में किया जाता है? विकास के रूप में, निवेश के रूप में, समझ रहे हैं? विकास के रूप में, निवेश के रूप में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के रूप में। इस चीज को आपको समझना होगा। ये लोकतंत्र को बढ़ावा देना, निवेश को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना, विकास को बढ़ावा देना, ये आजकल के वो तरीके हैं जिसके माध्यम से, जिसके अंदर में आप झांक के देखिएगा तो पुरानी विचारधारा जो साम्राज्यवाद की है, जो उपनिवेशवाद की है, जिसमें वेस्टर्न कंट्री अपने आप को साबित करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत एडुकेटेड हैं, सिविलाइज्ड हैं, हम डेवलप्ड हैं, इसलिए हम आपके यहाँ आकर के आपका भी विकास करना चाहते हैं। लेकिन उस विकास का जो ये आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उस विचारधारा में रियली अगर आप झांक करके देखें, उसका एनालिसिस करके देखें, तो गरीब देशों के ऊपर, उनके संसाधनों के ऊपर कब्जा करने की मंशा होती है। यह समझना होगा इस मीटिंग के, इस डिस्कशन के ऊपर। जो हमने पहले वीडियो में हमने जो बात किया है कि क्या उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद खत्म हो गया है, या नए रूप में जो यूक्रेन रशिया का वार है, इसमें साफ साफ झलक रहा है यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, रशिया बर्बाद हो रहा है, वहां के लोगों की जीवन बर्बाद हो रही है, उनका इनकम खत्म हो रहा है, आए दिन गोलीबारी से उनका जिंदगी खतरे में है। लेकिन कुछ देश यूरोप के सुरक्षा के नाम पर अपना हथियार का कारोबार कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, और एक तरह से यूरोप को साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के चंगुल में फंसा रहे हैं या फंसा लिए हैं। कौन बर्बाद हो रहा है? यूक्रेन बर्बाद हो रहा है। कौन बर्बाद हो रहा है? रशिया बर्बाद हो रहा है, वहां के लोग बर्बाद हो रहे हैं। और दूसरी तरफ अभी डिसाइड ये हुआ है कि जो G7 कंट्रीज है वो अफ्रीका में इन्वेस्ट करेगी बहुत बड़े स्तर पर, ताकि वहां माइग्रेशन रुक पाए। बाकी देशों में आपको समझने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले ऑक्सफैम रिपोर्ट आया था, उसमें इस सारे विकास और निवेश और इस तरह की जो मानसिकता है, इसको करने का पूरा भंडाफोड़ है कि किस तरह से कुछ कंपनियां, कुछ देश पूरे व्यवस्था पर अपना एकाधिकार बनाए हुए हैं। वो अपने फायदे के लिए, उनका इकोनॉमी इससे ग्रो होगा, वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ उनको नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे, रॉ मटेरियल्स मिलेंगे, और रॉ मटेरियल्स मिलने के बाद वहाँ उनको मार्केट मिलेगा। निश्चित तौर पर कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन उस रोजगार के बदौलत उनका किस तरह का शोषण होगा। ऑक्सफैम रिपोर्ट, आपको फिर से मैं कहूंगा कि हमारे प्लेलिस्ट में उस पर 4 या 5 वीडियो बना हुआ हर चैप्टर पर, और वो बताता है कि किस तरह से ये बड़ी बड़ी जो मोनोपोली कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, किस तरह से वर्कर्स का शोषण करती हैं। क्या उनके पास, उनके बिजनेस मॉडल में ऐसा मॉडल होता है क्या कि इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार दे पाएं? क्या सारा माइग्रेशन रुक जाएगा? क्या केवल इन्वेस्टमेंट करने से वहां पे माइग्रेशन रुक जाएगा? क्या केवल बेरोजगारी कारण है माइग्रेशन करने का, या माइग्रेशन होने का? नहीं, वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो भी उसके लिए जिम्मेवार है। जिस तरह से वहां गैंगवार हो रहे हैं, जिस तरह से एक विचारधारा के लोग, एक जनजाति के लोग दूसरे जनजाति के खिलाफ हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जिस तरह से हो रहा है,
क्या उसका निदान केवल इन्वेस्टमेंट से हो सकता है? क्या ये अभी का जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल, वो रोजगार आधारित है? नहीं, एकदम नहीं। ये आपको समझना होगा। ये एक नए तरीके का उपनिवेशवाद है, एक नए तरीके का साम्राज्यवाद है, एक नए तरीके का बिजनेस मॉडल है, जिसमें कुछ लोगों को रोजगार केवल मिलेगा जो हाईली ट्रेंड, हाईली एडुकेटेड होंगे। ये एलिटिज्म बेस्ड बिजनेस मॉडल है, जिसमें कुछ लोग बहुत अच्छा सैलरी पाएंगे, कुछ लोग काफी पैसा कमाएंगे, लेकिन कुछ लोगों का शोषण लेबर के तौर पर होगा। उनके चीप लेबर का इस्तेमाल जरूर किया जाएगा प्रोडक्शन में, लेकिन उनको एडिक्वेट, पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलेगी। उनके शोषण के आधार पर, उनका शोषण करके ये विकास का मॉडल बनाया जाता है। सुने होंगे आप जॉबलेस ग्रोथ के बारे में, कि ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन उससे कोई जॉब नहीं क्रिएट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है। अभी का मॉडल क्या है? अभी का मॉडल यही है ना कि कुछ लोग खूब सैलरी पाएंगे, कुछ लोग जो मैनेजमेंट में हैं, जो सीईओ हैं, उनको खूब सैलरी मिलेगा, लेकिन मेजोरिटी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके चीप लेबर का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उनको परिवार चलाने भर भी पैसा नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, ये जो मॉडल सुझाया जा रहा है अफ्रीका के लिए, डेवलपमेंट का मॉडल, माइग्रेशन रोकने के लिए, ये रोकने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, रोजगार देने के लिए, क्या बाकी मॉडल, बाकी जगह जो मॉडल लागू हुआ है उससे अलग है क्या? उससे कुछ बेहतर है क्या? जिसमें अफ्रीका के रिसोर्सेज को बनाए रखा जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज को बढ़ाया जाएगा, क्या ये मॉडल वहां जाकर के पर्यावरण सुरक्षा करेगा, पर्यावरण को सुरक्षित करेगा, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करेगा, रोजगार पर्याप्त मात्रा में देगा, या फिर से अफ्रीका को गुलाम बनाएगा? क्या इससे अलग मॉडल नहीं हो सकता है क्या? कोई बेहतर मॉडल नहीं हो सकता है क्या, जिसमें पर्यावरण का भी बचाव हो, वहां के लोगों के द्वारा इनिशिएटिव लिया जाए? उस रूप में क्यों नहीं हम सपोर्ट कर सकते? क्या पश्चिमी देशों का ये जो क्रीम ग्रुप है, एलिट ग्रुप है, इसके अलावे कोई ग्रुप नहीं हो सकता क्या जो विकास के मॉडल को डेवलप करे? क्या ब्रिक्स नहीं हो सकता? क्या इब्सा नहीं हो सकता? अफ्रीकन यूनियन नहीं हो सकता क्या? उनके द्वारा इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया जा रहा? और ये जो G7 कंट्रीज हैं, इनका चरित्र और वो समझिए आप, ये फर्दर अफ्रीका को दूसरे रूप में, हम उस रूप में नहीं पिछड़ापन की बात कर रहे, दूसरे रूप में पीछे ले जा सकता है। पर्यावरण नष्ट हो सकता है, भयंकर गर्मी बढ़ सकती है जिस तरह की बढ़ रही है। तो हमें एक दूसरे मॉडल के बारे में सोचने की जरूरत है। और ये मॉडल जो है, जो ये सजेस्ट कर रहे हैं, ये उनके बिजनेस इंटरेस्ट को, आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट को, उनके हेजिमनी को, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिसमें अमेरिका लीडर बना हुआ, उनके हेजिमनी को बढ़ाएगा। हमें अफ्रीकन कंट्रीज को अलग तरीके से गुलाम बना लिया जाएगा। बहुत कम कंट्री हैं जो इस चीज का विरोध कर पाएंगे। एक नए तरह का कॉलोनियलिज्म है, एक नए तरह का ये इंपीरियलिज्म है, एक नए तरह का ये बिजनेस मॉडल है जो अभी चल रहा है, जहां हर क्षेत्र को, सोसाइटी के हर एरिया को प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा। और उसका एक ही लक्ष्य होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। निश्चित तौर पर मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं कि इससे कुछ लोगों को फायदा होगा, कुछ ही लोगों को फायदा होगा। जैसे भारत में भी देखिए जो मॉडल है, उस मॉडल में
कुछ मुट्ठी भर जो लोग हैं उनके पास इस देश के 40-50% संसाधनों पर कब्जा है, जो लेकिन 70% जनता है, 70% जनता है, उसके पास कितना है? बहुत कम। ये कौन सा मॉडल है जिसमें कुछ ही लोग केवल फायदा उठाते हैं और बाकी लोग एकदम बुरे परिस्थिति में हैं? क्या यही मॉडल अफ्रीका में लागू नहीं करने की प्रयास हो रही है? क्या यही मॉडल ठीक है? क्या इससे दूसरा मॉडल कुछ होना चाहिए? और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो कर रहे हैं, उनके करने के पीछे का इंटरेस्ट क्या है? क्या नए तरीके से साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या नए तरीके से उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है नए लैंग्वेज में? ये उसी के पावर को ज़्यादा फिर से स्थापित करने का मतलब और मजबूत तरीके से स्थापित करने की कोशिश नहीं है, जो ऑलरेडी पावरफुल है, शक्तिशाली है, लेकिन उसका लैंग्वेज बदल दिया गया। विकास, निवेश, रोजगार, आपको और हमको समझने की जरूरत है। इसको सोचिए, समझिए। आज जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, किस चीज का नतीजा है? क्यों बढ़ रहा है? क्या उसमें विकासशील देश और विकासशील देशों के लोग केवल जिम्मेवार हैं या और भी लोग हैं? क्या ये जो विकास की अभी विचारधारा चल रही है, जिस विकास की विचारधारा में कुछ कंट्रीज का इंटरेस्ट केवल प्रोटेक्ट होता है, किनके कीमत पर? डेवलपिंग कंट्रीज के उन लोगों के कीमत पर जो बहुसंख्यक हैं। निश्चित तौर पर इससे डेवलपिंग कंट्रीज में किसी खास वर्ग, मुट्ठी भर लोगों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। वो तो नहीं कहेंगे कि ये गलत है, निश्चित तौर पर उनको कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका वो तो वर्गीय चरित्र है, वर्गीय हित है। अगर वो उसके खिलाफ बोलेंगे तो वो अपने वर्ग के रूल रेगुलेशन, अपने लाइफ स्टाइल, अपने विचारधारा का पालन नहीं कर रहे होंगे। लेकिन क्या इससे बहुसंख्यक लोगों को फायदा हो रहा है? क्या जॉबलेस ग्रोथ से उनको फायदा हो रहा है जिनको सबसे ज्यादा जरूरी रोजगार की? नहीं, मुट्ठी भर लोग कभी नहीं कहेंगे कि बुरा है, क्योंकि मुट्ठी भर लोगों की ही यह विचारधारा है। जो अल्पसंख्यक में होते हैं, जिनके पास सारे संसाधन होते हैं, सारे संसाधनों पर उनका अधिकार होता है, वो इसी तरह का बिजनेस मॉडल प्रपोज करते हैं जिससे उनको सबसे ज्यादा फायदा हो। लेकिन नाम किसका लेते हैं? इस चीज को समझिए, इस विचारधारा को समझिए। इसी विचारधारा को समझने की जरूरत है। और हमें लगता है कि ये जो प्रपोजल है, ये प्रपोजल उस विचारधारा को आगे बढ़ाता है, उसी विचारधारा को आगे ले जाने की कोशिश करता है जिसमें मुट्ठी भर लोग शासन करेंगे, उनका हक, उनका संसाधनों पर अधिकार होगा, वो सारी चीजों पे कब्जा कर लेंगे, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, उनको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन बहुसंख्यक लोग उससे वंचित रहेंगे। उनको नुकसान उठाना पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग का, उनको नुकसान उठाना पड़ेगा डिजीज होने का, रोग होने का, हीट वेव से मरने का। तो दोस्तों, ये जो मॉडल प्रपोज किया जा रहा है, इसको समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, बहस करने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। आप अपना वैकल्पिक जो आपका विचार है वो भी रखिए, उसको डिस्कस करिए। एक बेहतर विश्व कैसे बन सकता है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, जहाँ नैतिकता भी हो उन लोगों के लिए जो हाशिए पर हैं। केवल पैसा 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 करने से नहीं हो जाएगा। कुछ लोगों का केवल पेट भर जाने से बाकी लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है। उनके लिए कौन सोचेगा? क्या इस बिजनेस मॉडल में, इस डेवलपमेंट मॉडल में इन बातों को सोचा जा रहा है? इस पर विचार करने की जरूरत है। तो इसी बात के साथ मैं अपना बात खत्म कर रहा हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको इन सारे चीज़ों पर डिस्कशन अच्छा लग रहा होगा। आपसे उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और डिबेट और डिस्कशन करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।